हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए सेट क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीकली करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और हमेशा की तरह ये वीडियो भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चैनल को भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के। जिससे आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी इंपॉर्टेंट वहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँगा और सारी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करिए। तो बिना किसी देरी के अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोड्रोन प्रोग्राम जो है उसमें जो है अभी इंडिया जो है ऑब्जर्वर्स नेशन के रूप में शामिल हुआ है। तो अब देखते हैं कि यूरोड्रोन प्रोग्राम है क्या। तो इंडिया ने इसको ऑब्जर्वर नेशन के रूप में ज्वाइन किया है और ये ना सेकंड कंट्री है। इससे पहले जो है एशिया और पैसिफिक रीजन की अगर बात कर रहे हैं, जापान ने इसको ज्वाइन किया है। अब यूरोड्रोन बेसिकली क्या है, तो यूरोड्रोन एक ऐसा कलेक्टिव डिफेंस प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है जो अमेरिका और जो इजरायली मार्केट है, जो डिफेंस का जो मार्केट है उस पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो है ये प्रोग्राम लाया गया है। इसलिए जो है चार नेशन जो हमारे फ्रांस है, जर्मनी, स्पेन और इटली, इन्होंने ये प्रोग्राम जो है बनाया है और इसको इंडिया ने अभी जो है ऑब्जर्वर नेशन के रूप में ज्वाइन किया है और ये मैनेज किया जा रहा है ओकार द्वारा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो इंडेक्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली ये ऐसा पहला जो है प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। एक तो पहला है और ऊपर से नीति आयोग ने जारी किया है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में नीति आयोग बहुत फेवरेट टॉपिक है। उससे हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण से जो है जो नीति आयोग निकालता है उससे क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो और ऊपर से ये पहला ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से देख लेना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस इसमें ज़्यादा बन सकते हैं। और इसका जो मेन मोटिव है ये असेसमेंट करना है फिजिकल हेल्थ को 18 इंडियन स्टेट्स में। ठीक है, पूरे राज्य में नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी राज्यों में करना है, तो डिजिट याद रखना, 18 जो मेजर इंडियन स्टेट्स हैं उसमें जो है ये फिजिकल हेल्थ की जो है मेजरमेंट करेगा। आप देखते हैं कि इसमें टॉप परफॉर्मर्स कौन-कौन से हैं। तो नंबर 1 पे ना इस यहाँ पे उड़ीसा है, जिसका ओवरऑल रैंक अगर हम देखते हैं तो 67.8 स्कोर आया है। फिर सेकंड नंबर पे हम देखें तो छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे गोवा है। तो ये रैंकिंग याद रखिएगा और किसने निकाली है, ये नीति आयोग ने निकाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन-सा बनने जा रहा है। अभी एक राज्य है जो यूसीसी अपने राज्य में लागू कर देगा। कुछ टाइम पहले की बात है तो उसने एक बिल भी पास किया था इसको लेके। अब उसी बिल को जो है ये इम्प्लीमेंट करने जा रहा है अपने राज्य में। तो हमको बताना है कि कौन-सा ऐसा राज्य है। तो आंसर जो इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड जो है अपने राज्य में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली यूसीसी क्या है? यूसीसी एक ऐसा कोड है कि जो सभी धर्मों के जो लॉज़ हैं, उसको एक कोड में कर देगा। जैसे कि अगर हम सिविल लॉज़ की बात करते हैं, तो सिविल लॉज़ जो हैं सभी धर्मों में अलग-अलग तरीके से चल रहे हैं, अपने-अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसे हिंदू में जो है हिंदू मैरेज एक्ट चल रहा है, वैसे ही इस्लाम में जो है शरीयत के अकॉर्डिंग जो है रूल्स किए जा रहे हैं। तो ये जो सभी धर्मों में अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, तो उसको एक कलेक्टिव कोड के रूप में बनाना यूसीसी का काम है। हालाँकि मैंने इसको डिटेल में कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने यूसीसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है मैंने और यूसीसी का जो बिल आया है उत्तराखंड में, उसके प्रोविजंस को भी मैंने डिटेल में जो है कवर किया है और कुछ केसेस के बारे में भी हमने बात करी है उस वीडियो में, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। तो आप जाके एक बार देख लेना कि यूसीसी बेसिकली क्या है और उत्तराखंड ने जो है किस तरीके की चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। तो यूसीसी का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी देखते हैं, तो ये हमारे पार्ट 4 में है जो कि डीपीएसपी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है इसका वर्णन किया गया है और इसमें जो आर्टिकल 44 है, वो यूसीसी के बारे में बात करता है। तो इसमें जो अगर लैंग्वेज देखते हैं इसकी आर्टिकल की, तो ये कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू इंश्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटिज़न अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करे। ठीक है? तो यहाँ पे उत्तराखंड जो राज्य है, वो अभी अपने स्टेट में यूसीसी लागू करने जा रहा है।
एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि अभी प्रेज़ेंट में इंडिया में कितने स्टेट हैं और उसका नाम भी बताइएगा जहाँ पे यूसीसी लागू है, ठीक है? ये मैंने उस वीडियो में भी कवर किया है, अगर आप द देखा होगा तो आप बता सकते हैं आंसर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच सूची में शामिल किया है? तो ये एक मॉन्यूमेंट शामिल हुआ है अभी रिसेंटली, तो हमको वही बताना है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मूसी नदी के जो ऐतिहासिक भवन हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल किया है। तो अब मूसी नदी के जो ऐतिहासिक भवन हैं उसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली ये हैदराबाद की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है? और किसने शामिल किया है? तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है इसको शामिल किया है। और ये जो आप इमेज देख सकते हैं, ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं, इसको प्रिज़र्व करने के लिए, इसका कंज़र्वेशन करने के लिए जो है, इस तरीके का जो है इनिशिएटिव लिया गया है। और ये 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में शामिल होने जा रही है। और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि ये एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करना है और इस बिल्डिंग्स को जो है प्रोटेक्शन देना हमारा एक मोटिव होना चाहिए। तो इसलिए जो है इसको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापसी की शुरुआत करी है? बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया गया है अभी ये कंट्री के द्वारा। तो हमको बताना है कि कौन-सा ऐसी कंट्री है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? क्योंकि अभी ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने अपनी शपथ ली है कुछ दिन पहले ही। तो आते ही उन्होंने जो है कई सारे ऐसे बोल्ड डिसीजन लेना चालू कर दिया है। तो उसी में से एक और डिसीजन जो है ये है कि डब्ल्यूएचओ से उन्होंने एग्ज़िट की जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया है। अब ये जो है जनवरी 2020 में जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने इस तरीके के जो है ऑर्डर्स को साइन किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम डब्ल्यूएचओ से एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं। अब इसमें ना कुछ उन्होंने रीज़न बताए हैं कि मेरे क्या कारण हैं कि यूएस जो है इससे विथड्रॉ लेना चाहता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि मिसहैंडलिंग हुई है, कोविड-19 जो पैंडेमिक थी। तो उस टाइम पे भी कई एलिगेशन लगाए थे डोनाल्ड ट्रम्प ने कि डब्ल्यूएचओ जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो उसी को लेके जब उनके पास जब अथॉरिटी आई है, तो उन्होंने जो है इसी रीज़न को देके अपने को एक्सेट लेने की बात कही है। फिर उसने बोला कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है? इंडिपेंडेंसी नहीं है। और दूसरी चीज़ है जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहा है डब्ल्यूएचओ में। और ट्रम्प साहब का मानना है कि चाइना जो है, जबकि उसकी पॉपुलेशन यूएस से कहीं ज़्यादा है, उसके बावजूद जो है वो कम पैसा दे रही है यूएस के कंपैरिज़न में। तो ये सारे जो रीज़न्स थे यूएस ने अपने दिए हैं डब्ल्यूएचओ को। और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा अगर डब्ल्यूएचओ से यूएस निकल जाता है। तो आप बताइएगा आपका क्या टेक है कि यूएस जो ये सब कर रहा है, वो ठीक कर रहा है या फिर उसको थोड़ा-सा डिसीज़न लेना चाहिए सोच समझ के? तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की भी बात हो ही जाए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डब्ल्यूएचओ बेसिकली इसकी स्थापना 1948 में हुई है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसमें 194 जो है मेंबर स्टेट्स हैं। और इसकी अगर हम काम की बात करते हैं कि ये क्या काम करता है, तो ये ग्लोबल लेवल पे जो है हेल्थ से रिलेटेड नॉर्म्स को निकालता है। और हेल्थ की जो ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप होती है वो डब्ल्यूएचओ द्वारा ही की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, ठीक है? तो डेज़ के बारे में भी थोड़ा-सा याद रखना कि कौन-सा डे कब मना रहे हैं, क्योंकि मैच करने को बहुत आए हैं क्वेश्चन। पीसीएस का पेपर आपने देखा ही होगा। तो अब थोड़ा-सा ना ध्यान से हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे डेज़ को याद कर पाना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो आप अभी से ही थोड़ा-थोड़ा लेके चलो, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें रिवाइज़ करते रहो, तो आपको आसानी होगी उस टाइम पे रिवीजन करने में। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो बेसिकली 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और डब्ल्यूएचओ के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2025 के लिए कितने जो है पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? हमको बताना है कितने लोगों को मिल रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 लोगों को जो है इस तरीके का पुरस्कार वितरण किया जाएगा। अब वो कौन-कौन से लोग हैं, तो इसमें ये लिस्ट है, आप लोग देख लेना डिटेल में कि श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी जो हैं वो मेडिसिन के हैं और ये तेलंगाना से आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप यह करना कि जो फ़ील्ड हैं, मतलब जो जिस फ़ील्ड के लिए उनको मिल रहा है पुरस्कार, वो याद रख लेना कि किस फ़ील्ड के लिए मिल रहा है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैच करने को आते हैं क्वेश्चन, अक्सर आ जाते हैं, आप देख लेना पेपर में। और इसको डिटेल में आप पढ़ लेना एक बार। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ स्लाइड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो एक और डे की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेशनल टूरिज़्म डे जो है वो कब सेलिब्रेट हो रहा है हमको बताना है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को जो है ये डे मनाया जाता है। इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि हमारे देश में जो है, इंडिया में जो है, ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, सस्टेनेबल टूरिज्म को और एक्सेसिबल टूरिज्म को प्रमोट करता है। थीम जो है इस साल की है वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 1948 में सेलिब्रेट किया गया जब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आप याद रखना। अगर क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कब एस्टैब्लिश हुआ, 1948 में, और टूरिज्म डे भी पहली बार 1948 में मनाया गया है। और भी डेज़ देख लेते हैं जो इस वीक में इंपॉर्टेंट थे। तो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया गया, और रिपब्लिक डे आप जानते हैं 26 जनवरी जो आज है, मनाया जा रहा है हमारे देश में धूमधाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 27वें जो है अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, जो ग्लास कांग्रेस हुई है अभी हाल में, हमको बताना है वो कहाँ हुई है। तो वो हुई है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। इस तरीके की कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। तो इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है कोलकाता में, वहाँ इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और जनवरी 20 से लेके 24 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। डेट्स को भी याद करते चलना भाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है, डेट्स को भी लेके। अब थीम की बात करें तो थीम थी स्मार्ट एंड इंडिस्पेंसिबल मटेरियल फॉर सस्टेनेबल सोसाइटी, इसकी थीम रही है। इसका फोकस एरिया क्या था? तो फोकस एरिया बेसिकली जो है ये इंडस्ट्री प्रेजेंटेशन को बढ़ाना था, और राउंड टेबल डिस्कशन हुआ था जिसमें जो है ग्लास के सस्टेनेबिलिटी पे जो है बात करी गई थी, कैसे हम लोग जो है सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं ग्लास का यूज़ करके। तो ये सब मोटिव था, और कहाँ पे हुई है? ये कोलकाता में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। डेट्स भी जो है याद रख लेना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? अभी जो परेड हो रही है 26 जनवरी को, वहाँ पे हमको बताना है कि जो मुख्य अतिथि आए, हर साल आते हैं, तो इस बार के जो मुख्य अतिथि हैं आपको बताना है कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबोबा सुबियांतो जो हैं गणतंत्र दिवस 2025 के हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो बेसिकली ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और ये जो है पहली विजिट है इनकी जब से इन्होंने पद संभाला है अपने यहाँ देश में प्रेसिडेंट का। उसके बाद ये पहली बार आए हैं भारत में। अब रिपब्लिक डे की थोड़ी बात करें तो रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है हमारा आज, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम बेसिकली है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट इस डे की जो है आज थीम है, इसको याद रखना। फोकस बेसिकली वही है कि इंडिया की जो है कल्चर लेगेसी को और डेवलपमेंट जो अचीवमेंट्स हैं हमारी इतने सालों में जो हमने की हैं, उसको फोकस में लाना और वर्ल्ड को दिखाना कि हमने कितना अचीव किया है इतने सालों में। तो यहाँ पे ये जो है रिपब्लिक डे का फोकस है हमारा, और थीम भी मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन-सी रैंक आई है? अभी एक इंडेक्स जारी की गई है, उसमें हमें बताना है कि इंडिया ने कौन-सा स्थान हासिल किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4th जो है रैंक आई है इंडिया की, ठीक है? देखते हैं डिटेल में। तो बेसिकली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो ग्लोबल फायर पावर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा पब्लिश की जाती है, और ये रिपोर्ट बेसिकली जो है ये मिलिट्री स्ट्रेंथ की मेजरमेंट करता है कि किसी देश में जो है कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा जो है ये 60 इंडिविजुअल फैक्टर्स को भी देखता है। इसमें मैन पावर होती है, इक्विपमेंट होते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर भी ये ध्यान देता है। अब टॉप पावर्स की बात कर लेते हैं इस रैंक के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? फिर रशिया है, उसके बाद चाइना है, और चौथे नंबर पे हमारा इंडिया है, ठीक है? तो ये चारों के नाम याद रखना कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए चैनल को, और टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए और आप सारे अपडेट्स जो है ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।